अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 8 के लिए सेल है। चलिए हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज देखे होंगे, जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे मकानात भी देखे होंगे। तो जब आप देखते हो ये सारे के सारे चीज जो होते हैं ये दो किस्मों के होते हैं, एक तो लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग। अब अगर हम कहेंगे लिविंग किनको कहेंगे और नॉन लिविंग किनको कहेंगे। लिविंग थिंग्स वो हुए जिनके पास जान हो, जो जानदार हो, और अगर हम नॉन लिविंग की बात करें वो बेजान होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये जो सेल है इसके बारे में हमने क्या जाना और क्या नहीं। ये जो जानवर है या जानवर है या इंसान है या कुत्ते हैं या बैल बकरी जो भी है, उनमें ये पाई जाती है। तो कैसे पाई जाती है, किस फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो आज तक हमने जो पढ़ा है वो कल का जो चैप्टर था वो कोर एंड पेट्रोलियम था, वो कुछ अलग था। आज जो है ये बायोलॉजी के पोर्शन से हमने लिया है। तो हम पढ़ेंगे कि सेल है तो है क्या। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो सेल है ये पहले ही जमाने से इस दुनिया पे थी। जब से ये दुनिया कायम दायम हुई है तब से सेल है। लेकिन 1665 तब तक किसी को भी नहीं पता थी कि ये सेल है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। तो इसी ने ये सेल डिस्कवर की 1665 में। एक साइंटिस्ट जिसका नाम रॉबर्ट हुक था, उसी ने ये सेल डिस्कवर की। अब उसने ये सेल डिस्कवर कैसे की। सेल उसने वो कहा जाता है, he was studying the cork of the cell, cork of the plant. अपनी क्यूब माइक्रोस्कोप के आगे वो कॉर्क पढ़ रहा था, तो अचानक से उसको कुछ छोटे छोटे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आए। तो उसको लगा जैसे कि ये छोटे छोटे कमरे हैं, और उसने ही ये टर्म फिर दी इनको सेल। यानी वो क्यूब माइक्रोस्कोप के नीचे अपना कॉर्क पढ़ रहा था, तो उसको स्टडी कर रहा था, तो उसी के लिहाज से वहां पे उसने डिस्कवर की सेल को। फिर वो चला गया रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, रॉयल साइंटिस्ट्स ऑफ रॉयल सोसाइटी, साइंटिस्ट्स ऑफ रॉयल सोसाइटी। तो उसने अपनी वो काम उनको दिखाया और उनको कहा कि मैंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे थ्रू क्यूब माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया कि ये सेल है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल के ऊपर जो लिविंग थिंग्स है उनको दो तरह के किस्मों में डिवाइड किया गया है। एक होता है यूनिसेल्यूलर, दूसरा होता है मल्टीसेल्युलर। एक है यूनिसेल्यूलर, दूसरा है मल्टीसेल्युलर। अगर हम देखते हैं ये यूनिसेल्यूलर होता क्या है, ये सिंगल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म्स हुए जिनमें सिर्फ एक सेल पाई जाती है। यानी उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बस एक सेल का होता है। जैसे कि है एम्यूबा, पैरामीशियम, इग्लूना, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किनको कहेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो जानदार हुए जो सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं। और अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करेंगे तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हुए जो एक से ज्यादा सेल से बनी हुई है। जैसे कि ह्यूमन्स, वी ह्यूमन्स आल्सो आर
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, और काउ, डॉग, कैट, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी अब हमने पाया ये दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। यानी नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर ऑर्गेनिज्म्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को दो किस्मों में डिवाइड किया गया है, एक है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर की बात अगर हम करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स वो ऑर्गेनिज्म्स हुए जो सिर्फ एक सेल के से बने हुए हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स वो ऑर्गेनिज्म्स है जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब हम जब देखते हैं इस सेल के बारे में, जब ये दरियाफ्त हुई, डिस्कवर हुई, उसके बाद इसके ऊपर तहकीक ज्यादा से ज्यादा करने लगे लोग। आखिर में 1838 में एक साइंटिस्ट आया। 1838 में एक साइंटिस्ट आया जो कि जर्मन साइंटिस्ट था, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था शेल्डन। उसने क्या देखा, उसने बताया कि ये जो प्लांट्स हैं वो भी सेल्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, यानी 1838 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था शेल्डन। उसने बताया कि ये जो प्लांट्स है ये भी सेल्स से बना हुआ है। उसके एक ही साल के बाद यानी 1839 में और एक जर्मन साइंटिस्ट आया जिसका नाम था श्वेन। यानी 1838 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था, जर्मन साइंटिस्ट था, वो शेल्डन था। उसने बताया ये जो प्लांट्स है वो भी सेल से बने हुए हैं। और 1839 में और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था श्वेन। उसने बताया कि जो ये जानदार है वो भी सेल से बने हुए हैं। तो इन्हीं दो ने फिर एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कहने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूंगा। बेटा, अगर हम बात करेंगे इस पूरे स्कूल की या एक मकान की बात करेंगे, जिस तरीके से एक मकान अगर हम बनाएंगे, सबसे बुनियादी चीज उसमें जो लगता है वो है ब्रिक। ईंट जो है वो हमारे काम में आती है, सबसे बुनियादी अगर हम देखेंगे वो ब्रिक है। उसके बाद हम सीमेंट एक्स्ट्रा वो छेड़े। अब सबसे पहले अगर हम बताएंगे ब्रिक, ये जो ब्रिक है, ब्रिक को एक के ऊपर एक रख के फिर एक मकान तैयार होता है। इसी तरीके से सेल है वो बेसिक है, उसी के ऊपर ये सारा जो कायनात है, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बनते हैं। जब एक सेल होती है, सबसे पहले जो सेल है उससे फिर क्या होता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म से फिर ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो इन दो साइंटिस्ट ने एक मिलीजुली एक थ्योरी दी जिसका नाम था सेल थ्योरी। तो उन्होंने बताया जो सेल है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। याद रखिए, ये सेल थ्योरी है। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और द सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर से दोहराऊंगा, सेल थ्योरी में क्या होता है, सेल थ्योरी क्या हमें बताती है, ये इन दोनों ने दी है, या शेल्डन एंड श्वेन थ्योरी भी इसको कहते हैं। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम एक क्वेश्चन अराइज होता है, इस सेल को ही क्यों बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। वो बेटा इसलिए क्योंकि सेल से कोई नीचे वाला तबका है ही नहीं जो खुद इनकम्पिटेंट हो, खुद सब कुछ कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हर कोई जो लाइफ प्रोसेस होती है, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, या और कोई लाइफ प्रोसेस हो,
सेल से नीचे कोई है ही नहीं जो ये सारे के सारे फंक्शंस कर सकता है एट इट इज ओन। इसीलिए इस सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। अब हम देखते हैं, जब हम ब्रॉडली देखते हैं, ये जो सेल है, सेल जब पढ़ी गई तो इसमें हमने देखा कि सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स पाई जाती है जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती है। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती है? पहले अगर हम देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन है, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियन इसका सिंगुलर फॉर्म है। माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस और है न्यूक्लियस, आरएनए, डीएनए। याद रखिए, ये आरएनए और डीएनए क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। आरएनए और डीएनए क्रोमोसोम्स में है जो इस न्यूक्लियस में होती है। इसके बरकस लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स है और भी बहुत सारे हैं। वैक्यूल्स, यो भी है। गोल्गी एपेरेटस, या जिनको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ये भी इसी में पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में आती है ये सारे के सारे। अगर हम बात करेंगे इससे पहले की, तो सेल जब हम पढ़ते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूंगा, एक अंडे की एग्जाम्पल दे दूंगा। अगर हम देखते हैं, आप मानो एक सेल है, सेल की जो शेप होती है वो अलग होती है। हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक जो पर्टिकुलर ऑर्गन होता है उसमें अलग अलग शेप्स के सेल्स होते हैं। किसी में सिलेंड्रिकल होती है, किसी में सर्कुलर होती है। तो हम देखते हैं, अगर मैं आपको एक सेल की बात बता दूं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें एक फ्लूइड जैसा मटेरियल मैट्रिक्स होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं या प्रोटोप्लाज्म। याद रखिए, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दो अलग अलग टर्म्स है। इसके अंदर हम देखते हैं न्यूक्लियस भी होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, फूड वैक्यूल्स, गोल्गी एपेरेटस, ये इसमें पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की बात अगर हम बात करेंगे, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट थिन कवरिंग होती है एक सेल की। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पे एक अंडे को हम लेते हैं, अंडा सेल नहीं है। अगर हम बात करेंगे अंडे की, सिर्फ एक सेल है जो ऑस्ट्रिच एग है। ऑस्ट्रिच एग जिसका साइज कम से कम 17 सेंटीमीटर होता है, सबसे बड़ी सेल मानी जाती है। ऑस्ट्रिच एग जिसका साइज एटलीस्ट 17 सेंटीमीटर होता है, सबसे बड़ी सेल होती है। अगर हम छोटी सेल की बात करें, वो है बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा जिसकी जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर। सबसे लार्जेस्ट लिविंग, अगर हम बात करेंगे सेल है, लार्जेस्ट सेल वो है ऑस्ट्रिच एग। अगर हम सबसे छोटी वाली एग की बात करेंगे तो वो है बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। अब हम इससे पहले बता रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है क्या? सेल मेम्ब्रेन है
ये एक स्विस बॉटनिस्ट था जिसका नाम कार्ल नीगली था। उसने 1855 में डिस्कवर की। किसने? सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक स्विस बॉटनिस्ट जिसका नाम था कार्ल नीगली 1855 में उसने ये डिस्कवर की। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द थिन स्किन मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल के इर्द गिर्द पाई जाती है। इस सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन क्या होती है, चलिए हम ये पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन की फंक्शंस, सबसे पहले ये जो सेल मेम्ब्रेन है इट प्रोटेक्ट्स द सेल मटेरियल इनसाइड द सेल। जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये जो सेल मटेरियल होते हैं या सेल ऑर्गेनीज होती है उनको प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, इस सेल में ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्मॉल पोर्स होते हैं या टिनी पोर्स होते हैं जिनके जरिए ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, तो आगे वाला जो इसका है बाकी सेल ऑर्गेनीज वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।